ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा रहा संडे सबका? बढ़िया रहा? पढ़ाई वढ़ाई करी कि मजे करे सब? अभी पढ़ाई वढ़ाई भी करी किसी ने कि सब मजे कर रहे थे? करी है? क्यों झूठ बोलते हो यार? सुबह सुबह झूठ बोल रहे हो। चलो बढ़िया। अगर करी है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी करी है तो कोई बात नहीं, आज कर लेंगे, है ना। मंडे टू सैटरडे पढ़ाई का होना चाहिए, संडे मजे करो, क्या दिक्कत। ठीक है, चलो हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री वाला टॉपिक। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो हमारी अप्रोच बेसिकली हमेशा ये रहेगी कि हम एनसीईआरटी को पकड़ के चले, क्योंकि यूपीएससी की बात करोगे तो यूपीएससी हमेशा इन्हीं टेक्स्ट बुक को फॉलो करती है, वो किसी राइटर की बुक को कभी फॉलो नहीं करती कि आप किसी राइटर की बुक को पकड़ो और उसको पढ़ो और उसमें से हो जाए। हमेशा उन्होंने एक यूजुअल ऐसे सोर्सेज लेने की कोशिश करी है जो हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल हो जाए। तो उसमें सबसे बेस्ट रहता है एनसीईआरटी की बुक। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारे टॉपिक होंगे, जैसे आज का हमारा टॉपिक है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसे हम हड़प्पा भी बोलते हैं। अब इन सबको कवर कहाँ से करना है, तो मैं दो तीन प्राइमरी सोर्सेज बता देता हूँ आपको, जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, और एक आपको एडिशनल सोर्स बता दूंगा, जो साथ साथ अगर आप पे टाइम है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। पहला सोर्स आपका जो है, और ये दोनों जगह काम आएगा आपका, मतलब ओवरऑल हिस्ट्री अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो डेप्थ में, तो वहां पर आपके काम आएगा। सबसे पहला सोर्स जो मैंने आपको बताया ही है, दैट इज योर एनसीईआरटी। ठीक है, कि आप एनसीईआरटी को पकड़ो और बहुत आराम से उसको करते रहो। अब एनसीईआरटी में करना क्या है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करना है, तो उन बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि भैया सबसे पहले ना क्लास 8th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। आवर पास्ट करके उसका मतलब है, बुक का नाम है, तो आप उसको पढ़ लेना। आवर पास्ट शायद 3 है, आप उसको पढ़ लो। पढ़ने को आप 6th 7th की भी पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है क्लास 8th की बुक, और उसके बाद सीधा आप जंप कर जाना किस पे, क्लास 12th। क्लास 12th में इसमें 3 थीम्स मिलेंगी आपको। ठीक है, थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। तीनों को जब आप पढ़ोगे तो तीनों अलग अलग एरा को बता देंगे, और कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल टॉपिक मिलेंगे जो हम मेन स्टैटिक हिस्ट्री में नहीं पढ़ते, या अलग तरीके से उनको पढ़ाया गया है। जैसे आज मैंने आप लोगों के लिए क्लब करके लाया हूँ थीम 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हड़प्पा के बारे में है। तो यहाँ पर आपको हड़प्पा की बेसिक डिटेल्स मिलेंगी, साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके साइड बॉक्सेस में लिखी होती है, जो बहुत बार पूछी गई है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो बहुत बच्चे एक मिस्टेक जरूर करते हैं, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो सिर्फ जो कंटेंट है उसको पढ़ते हैं, साइड में जो बॉक्सेस हैं उन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। जैसे ब्लू बॉक्स बना हुआ होगा, या कोई एग्जर्ट बना हुआ होगा, या लास्ट में क्रोनोलॉजी बनी होती है, उसको फोकस नहीं करते। अगर आप उसको फोकस नहीं करोगे, उसमें से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले, जो पिक्चर्स उसमें देखने को मिली है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता सकता हूँ। ठीक है, जब आप विजयनगर वाला टॉपिक पढ़ोगे, मतलब आगे हम जब पढ़ेंगे, उसमें आप देखोगे कि कल्याण मंडपा करके एक पिक्चर बनी हुई, उसमें प्रॉपर मंडपा उसमें दिखा रखा है। एग्जैक्टली यूपीएससी ने पूछा था कि कल्याण मंडपा किस एम्पायर से रिलेटेड है। तो अगर आपने बस वो पिक्चर देखी होती और नीचे इतना पढ़ा होता कि यार ये विजयनगर एम्पायर में आपको कल्याण मंडपा देखने को मिला है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता सीधा। इतना सा करने से 2 नंबर सिक्योर हो गए। ठीक है, आप रेंडमली इधर उधर सर्च मारोगे, ल्यूसेंट में मारोगे या किसी और बुक में देखोगे, शायद उतना एग्जैक्ट आपको ना मिले जितना एग्जैक्ट आपको कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी में। दूसरा एग्जाम्पल, लोटस महल, ये भी विजयनगर का एक क्लासिफिकेशन था, डायरेक्ट उसमें देखने को मिला है। ठीक है, जब आप बात करोगे हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा की बहुत सारी सील्स है कि उस सील में कौन सा जानवर है। अब ऑब्वियसली बात है, जो आपकी बाकी बुक है, मैं ये नहीं कह रहा उनमें नहीं मिलेगा ये वाला, बाकी बुक्स में आपको डायरेक्टली क्या देखने को मिलेगा कि जैसे हम जैसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखी है, उन्होंने आपको पूरा लिख के बता दिया कि भाई ये जानवर मिले। बट और क्या क्या चीजें हैं जो नहीं मिली हैं, या और कौन कौन सा जानवर है, वो आपको पूरा का पूरा सील दिखेगी वहां पे। उस सील में आप खुद से एनालाइज करके देख पाओगे। और जब भी आप खुद से कोई चीज ढूंढ के लिखते हो ना, वो ज्यादा देर रिटेन रहती है किसी किताब से पढ़ने से। बस ये अच्छा करा है एनसीईआरटी वालों ने कि पिक्चर भर के डाली है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज को मतलब रिकॉल करने में, बहुत आसानी से रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तो आप लोग साथ में, अब मेरा काम देखो इन 2 थीम्स का है, थर्ड वाली थीम का मेरा काम नहीं है। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा कि पहले अपनी जो स्टैटिक बुक आप कर रहे होंगे उसको कवर करना, जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उनको कवर करना। टाइम बच जाए तो थर्ड वाला भी पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट है उनके बारे में भी कुछ डिटेल्स में दी गई है। जैसे अगेन एक एग्जाम्पल, एक बुक का नाम है द अदर साइड ऑफ साइलेंस। अब
अगर मैं बात करूँ सिविल्स की तो सिविल्स में ये क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर मैं बात करूँ यूपीएससी के बाकी एग्जाम, मतलब एक बार तो मेरे लिए बड़ा क्वाइट अमेजिंग सा फैक्ट था कि मैं जहाँ पर पहले पढ़ता था वहाँ पर यूजुअली हम लोग क्या करते थे, सब लोग मिलके मॉक पेपर खुद ही बनाते थे और खुद ही करते थे। जैसे मैं पढ़ रहा एनसीईआरटी तो मैंने उसमें से 15-20 क्वेश्चन बनाए, मेरे दोस्त ने 15-20 क्वेश्चन बनाए, क्योंकि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होगा एक किताब को पढ़ने का। तो जब मैंने जो 15-20 क्वेश्चन बनाए, उसने जो 15-20 क्वेश्चन बनाए, दो क्वेश्चन ऐसे थे जब मैं सीडीएस के अटेम्प्ट देता था मेरे सामने वो क्वेश्चन आए। एग्जाम्पल के तौर पे द अदर साइड ऑफ साइलेंस एक किताब का नाम है जो आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, और उसमें लिखा नीचे लिखा दिखाएगा, जब आप बात करोगे ना इंडिया के इंडिपेंडेंस की, तो उस चैप्टर में लिखा हुआ है द अदर साइड ऑफ साइलेंस। पूरा आपको एक साइड में बॉक्स मिलेगा, नीचे लिखा है द अदर साइड ऑफ साइलेंस रिटन बाय उर्वशी बौतेला। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था मेरे सीडीएस में। सोचो मुझे कितना अच्छा लगा होगा कि जब यह मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन या मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन ही सामने देखने को मिला। तो ट्राई इस तरीके से भी आप एक अप्रोच लेके चल सकते हो कि जब भी कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, खुद को एग्जामिनर मान के चलो कि अगर मैं एग्जामिनर होता और मुझे यूपीएससी वाले बच्चों से पूछना होता तो मैं क्या पूछता। सबसे बेस्ट अप्रोच होती है ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, कि जो बना रहा है उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, वो क्या सोच के बना रहा है और किन बच्चों को केटर करने के लिए बना रहा है। अब प्री में सिंपल है, आपको एमसीक्यू फॉर्म में बनाने, कोई भी चीज देखने को मिलेगी एमसीक्यू उसको बनाने की कोशिश करो। एक बार आपको एमसीक्यू का एप्टीट्यूड आ गया कि एमसीक्यू होता क्या है, एमसीक्यू सॉल्व कैसे होते हैं, तो सिर्फ यूपीएससी नहीं मल्टीपल एग्जाम मतलब क्लियर कर सकते हो आप जो भी यूपीएससी कराता है। ठीक है, ट्राई ये करना कि बाकी एग्जामों पे भी नजर रखना, देना ना देना आपकी चीज है, बट उसमें देखते रहना कि यूपीएससी किस तरीके से कौन से टॉपिक पे फोकस कर रहा है। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि यार हड़प्पा इस साल के 2 एग्जाम में आया। जैसे यूपीएससी पता है कितने एग्जाम कराता है एक साल में, बहुतों के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। ये तो मेन मेन हो गए, सिविल्स, फॉरेस्ट सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, मतलब अब रेवेन्यू हो गया, फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, इनका एग्जाम एक ही होता है ना, वो नहीं, ऐसे अलग अलग एग्जाम, सीडीएस, सीएपीएफ, ये सबको पता होगा जिसने भी यूपीएससी के एग्जाम्स के बारे में, एनडीए ये भी सबको पता होगा। इसके अलावा भी 4-5 एग्जाम और कराता है, सीआईएसएफ, एलडीएससी, सीबीआई, एलडीएससी, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, हर साल होता है ये एग्जाम, और उसमें भी जीएस आती है। आप वहां से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार इस साल सीडीएस में ये सवाल पूछा गया है, तो यानी कि इस टॉपिक पे फोकस ज़्यादा है, तो वो तो एटलीस्ट रिवाइज कर लेना है। सीएपीएफ में जो टॉपिक आया होगा, अब देखो सीएपीएफ बाद में होता है, पिछले साल के उठा लो, लास्ट 6 महीने में जो एग्जाम हुए हैं, मतलब एक अप्रोच रहती है ना कि यार चलो इस टॉपिक से आ रहा है तो इसको एटलीस्ट कवर कर लो, रिविजन हो जाएगा। और ये थोड़ा सा साइंटिफिक लगता है जब आप किसी भी चीज़ का रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग पता है ना सबको, क्या टर्म होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, पता है सबको, किसी को आइडिया रिवर्स इंजीनियरिंग? ऐसे चुप हो जाते हो जैसे मैं पता नहीं कौन सी दुनिया से आया हूँ। ठीक है, मैं बगल से आया हूँ भाई, ऋषिकेश का ही हूँ मैं रहने वाला, कि मैं किसी और दुनिया से आया हूँ, तुम्हें कुछ और ही बातें बता रहा हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा थोड़ा करके देखना। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पढ़ के आए हो पहले बताओ मेरे को, ये मैंने आपको बोला था टॉपिक पढ़ने को, पढ़ा आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, चलो ऑनेस्ट तो है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बताओगे क्यों नहीं पढ़ पाए? सो रहे थे, चलो ये अच्छा काम किया, सो रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। सो अगर सिर्फ सो रहे हो तब तो ठीक है कि चलो सोने में बेचारे ने अपना टाइम लगाया, छोड़ दो थोड़े दिन सोना, अगर सोना छोड़ सकते हो तो। हाँ भाई, और बाकी सब पढ़ा आप लोगों ने? क्यों भूल गए? फिर मैं देखो वो वाला डायलॉग मारूंगा जो हर टीचर मारता है, मुझसे अगर कोई पूछे मेरा टीचर अब कि खाना भूलते हो, मैंने हाँ भाई अब तो भूल जाता हूँ मैं, पहले नहीं भूलता था, अब तो सच में भूल जाते हैं। पीछे पढ़ा आप लोगों ने? ऐसा तो है नहीं कि मैंने बताया नहीं था। पीछे आप लोग थे क्लास में जब मैंने ये सोर्सेज बताए थे? इधर पे अच्छा आपने तो बता दिया, अब इस पे मैं क्या ही बोलूँ। वेरी गुड, मजे कर रहे थे, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ भाई, कॉलेज के भी एग्जाम्स हैं। तुम भी ऋषिकेश? आप श्यामपुर में कौन सा वाला श्यामपुर? ऋषिकेश का चप्पा चप्पा पता है मुझे,
3। नाइस। कौन सा, वो इंटर कॉलेज के पास? इंटर कॉलेज में मेरा कैंप लगा था, हमने बहुत मस्ती करी थी वहाँ। एनएसएस का कैंप लगता है ना वहाँ हर साल। हाँ भाई, कॉलेज एग्जाम। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। ये कवर है, अगर किसी को देखने को ना मिले तो ये ऐसी बुक है, खरीद लो, 90 या 100 रुपए की आएगी। बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा आपकी लाइफ का। 100 रुपए तो ऐसे ही उड़ा देते हो आप लोग, है ना। खरीद लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन, अगर आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ते हो सारी चीज़ें तो ऑनलाइन पढ़ लो, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ने में बिलीव करते हो तो खरीद लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, और क्लास में ले भी आया करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा लिखवानी होती है, साइड बाय साइड वहीं लिख लेना। मेरी पढ़ी हुई किताब देखते तो मैं तो उसमें पता नहीं कितने रंग कर रखे हैं, लाल पीला हरा नीला सब घुसेड़ दिया। ठीक है, तो इसके कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें करने हैं। सबसे पहला चैप्टर है ब्रिक्स बीड एंड बोन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको आएगा द हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज या और कल भी मेरे को लगता है। फिर यहाँ पर देखना आप, 3 अलग अलग चैप्टर हैं और तीनों सेम टाइम पीरियड के हैं, और तीनों को 3 डिफरेंट एक्सपेक्ट से पढ़ाया गया है। देखो सेम टाइम पीरियड है, 600 BC टू 600 CE। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो हम 1700 में खत्म करते हैं, इसके बाद वैदिक आएगा। ऐसा नहीं है वैदिक नहीं कवर कराऊंगा, वैदिक में अपने एंड से कवर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, बट एनसीईआरटी का मैं बोल रहा हूँ कि आप समझो कि किस तरीके से कवर करें। देखो सेम टाइम पीरियड है तीनों का, 600 BC टू 600 CE, 600 BC टू 600 CE। अगेन तीनों को 3 अलग अलग एक्सपेक्ट से कवर किया गया है एनसीईआरटी में। यहाँ पर आप देखोगे किस बारे में, किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स, मतलब आपको किंगडम्स के बारे में जानने को मिलेगा, कौन कौन से राजा थे। ठीक है, फार्मर्स एंड टाउन्स मतलब उनका पॉलिटिकल सेटअप किस तरीके से था, राजा और प्रजा का रिलेशन कैसे था, टाउन्स कैसे बने हुए थे, क्या क्या चीजें थी, मतलब ये पूरा आपका पॉलिटिकल एंटिटी के ऊपर बैठेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है थर्ड चैप्टर, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। ये बेसिकली किस बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट दी सोसाइटी। ठीक है, कि किस तरीके से आपकी सोसाइटी होती है, उस समय क्या क्या चीजें हुआ करती थी, कौन कौन सी कास्ट थी, क्लास थी। ठीक है, उनका आपस में किस तरीके से कनेक्शन होता था, किन किन चीज़ों के लिए वुमेन्स को परमिट किया गया था, किन चीज़ों के लिए वुमेन्स को परमिट नहीं किया गया था, वुमेन्स के क्या राइट्स थे। ठीक है, और सोसाइटी मतलब जो भी चीज़ें हुआ करती थी, कौन कौन से सोशल बिलीफ चलते थे, कौन सा रिलीजन प्रोमिनेंट था, तो ये सारी चीज़ें। फिर आता है थीम फॉर थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। अब यहाँ पर कि इसी टाइम पीरियड में कौन कौन से थिंकर्स आए, ठीक है, कौन कौन से बिलीव्स ने जन्म लिया। जैसे अगर एक रफली पूछूं, बुद्धिज्म का टाइम पीरियड क्या था, रफली बताना, एग्जैक्ट नहीं बताना। बुद्धिज्म जो आया उसका अराउंड एंड अराउंड टाइम पीरियड क्या था? आफ्टर 600 BC, मतलब 500 समथिंग आप ले सकते हो, 550 के अराउंड ले सकते हो, तो आप देखोगे कि यही वो टाइम पीरियड बैठेगा। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें आपको पढ़नी है और इसी तरीके से पढ़नी है। इतना क्लियर हुआ कि हमें पढ़ना क्या है। तो आपका वो जो वट वाला फैक्टर था वो तो क्लियर हो गया, हाउ वाला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कब पढ़ना है दैट इज अप टू यू। आज पढ़ना है, कल पढ़ना है, पेपर देने के बाद पढ़ना है, पेपर देने से पहले पढ़ना है। ठीक है, हर सवाल का जवाब मिल जाए जरूरी नहीं है ना, और सारे सवालों के जवाब मैं ही दूं ये भी जरूरी नहीं, कुछ सवालों के जवाब आप भी दोगे। ठीक है, तो हिंदी वालों को भी सेम चीजें मिल जाएंगी। और लिखने पे ज्यादा फोकस मत करना, पढ़ने पे ज़्यादा करना है, क्योंकि ये पीपीटी मैं आपके ग्रुप में डलवा दूंगा। ठीक है, नोट्स बनाने होंगे, यू कैन मेक इट फ्रॉम देयर, दोनों होंगे आपको, इंग्लिश और हिंदी। मैं यूजुअली इंग्लिश को रिफर करूंगा, अगर कहीं पर आपको ना समझ आए कोई टर्म तो बता देना, हिंदी भी दिखा दूंगा। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं मेरे को बता देना, मैं हिंदी की स्लाइड भी खोल के रख दूंगा समझाते समझाते। जब आप बुक की बात करोगे तो स्टार्ट होता है, तो उसमें वो सबसे पहले एक पिक्चर देता है आपको, जिससे आपको रेफरेंस लग सकता है कि किस तरीके टूल्स वहाँ पर फॉलो होते थे। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ आपके टूल्स होते थे। इसका नाम ही है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इससे पता कैसे चलेगा ब्रिक्स क्या बोलते हैं, ब्रिक्स से, बीड से, बोन से, ये बताएगा कि सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। ब्रिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पर बना है। ठीक है, जो आपका बीड्स हैं वो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये मैं आपको बस एक हाइपोथेटिकल एनालॉजी दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। बीड्स हो गए, इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। बोन्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या किस चीज़ को कर सकता है? हुँ? हाँ, वन वो आप बोल सकते हो। बोन्स बताता है कि ह्यूमंस कैसे वहाँ पर थे, एनिमल्स के साथ क्या रिलेशन था, कौन कौन से एनिमल्स पाए गए। ठीक है, तो बस यही चीज़ थी।
अब इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी को पता है हड़प्पा कैसे खोजा गया था? हड़प्पा के बारे में किसी को आइडिया नहीं था हमारे देश में। जब खोजा गया था तब तो किसी को था ही नहीं। इंडिया की हिस्ट्री को बहुत कम आंका जाता था शुरू से। जो वेस्टर्न थे, जब वेस्टर्न में रेनेसां हुआ, रेनेसां पता है ना, पुनर्जागरण, पूरा का पूरा यूरोप आपका एक डार्क एज में हुआ करता था एक सर्टेन टाइम तक, जहां पर उन्होंने किसी चीज के बारे में उन्हें नहीं पता था। डार्क एज के बाद वहां पर एक एज आई, द एज ऑफ रेनेसां। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब इसको पढ़ोगे, द एज ऑफ रेनेसां। वहां पर आपके मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों ने, ठीक है, मैं आपको भी अपने में काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों के ऊपर है, आप इस चीज को सही प्रूव करोगे कि गलत। तो आपके और मेरे जैसे जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने वहां पर साइंटिफिक चीजों के बारे में पढ़ना शुरू किया, डेवलपमेंट करना शुरू किया, सोसाइटी में चेंजेस लाने शुरू किए, राइट्स की बात करनी शुरू करी। और उन सबको लगता था कि वो दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने ऐसा किया। उनके हिसाब से हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे, ब्रिटिशर इंडिया में पहुंचे थे, तो उनके हिसाब से तो वी वर फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड। उन्होंने ये हमें टर्म दी थी ना, वी आर फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड। और मैंने बताया भी था कि यूपीएससी ने इस चीज को भी पूछा है कि विच आर द आइटम्स या विच आर द थिंग्स दैट वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम या दैट वर टेकन फ्रॉम न्यू वर्ल्ड टू द ओल्ड वर्ल्ड। याद आ रहा है? ऐसा कुछ बताया था मैंने। तो उनके हिसाब से हम तो ओल्ड वर्ल्ड थे, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं थी, किसी को पता भी नहीं था। देन फिर एक रेलवे लाइन बनना शुरू हुई, ठीक है। अब रेलवे लाइन वो अपने लिए बना रहे थे, तो उनको ईंटें कम पड़ी। अब जब ईंटें कम पड़ी तो उन्हें देखा कि यार आसपास पे ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सा बना हुआ है। जब खुदाई हो रही थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सा बना हुआ है, वहां की ईंटें उन्होंने रेलवे ट्रैक में यूज कर दी। सोचो, मतलब हड़प्पा की जो इतनी पुरानी सभ्यता है, उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर इतने सालों बाद भी एज इट इज इंटैक्ट थे। आप देखो कब के थे वो। सबसे लेट भी मैं लूं तो इसमें देखो जैसे लिखा है 1900 बीसी, चलो इसके 200 साल और ले लेता हूँ, 1700 बीसी। अंग्रेजों ने रेलवे लाइन कब बनाई होगी? 1853। किसी को पता फर्स्ट साइट कब एक्सकवेट करी गई थी इसकी? पहली साइट अराउंड एंड अराउंड 1920s के लगभग। हाँ, ठीक है, अराउंड एंड अराउंड 1920। चलो ठीक है, 10 साल और पीछे ले जाओ, 1910 के लगभग में, 10 साल का स्पैन ले लेते हैं। तो 1900 बीसी से लेके 1920 तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिजर्व था। तो खुद समझ सकते हो कि कितना रिमार्केबल स्ट्रक्चर बनाया होगा कि इतने साल लग गए उसके बाद भी वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट था। मतलब नॉट इन दैट पर्टिकुलर शेप जैसे वो शुरुआत में रहा होगा, बट स्टिल उसके जो रेमिनेंट्स थे, जो रिमेन्स थे, वो अभी तक है। आज के टाइम पे आप ये बिलीव कर सकते हो कि कोई बिल्डिंग मॉडर्न इंजीनियर्स के द्वारा बनाई हुई इतने साल चल जाएगी? सोच के देखो। तो क्या मार्वलस इंजीनियरिंग उन्होंने करी होगी या कितना बढ़िया उन्होंने काम किया होगा। तो इन सब चीजों की वजह से वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट जब उन्होंने देखा कि यार ये लेबर कर क्या रहे हैं, कि ये सारी चीजें उठा उठा के लगा रहे हैं, ठीक है, तो फिर बाद में उन्होंने देखा कि ये ईंटें आ कहाँ से रही है, ये चीजें मिली कहाँ से। देन एक्सकवेशन हुआ, एक्सकवेशन हुआ तो वहां पर ईंटें मिली, बहुत सारी चीज मिली, पॉटरी मिली, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिली, कहीं कहीं पे तो बरियल्स मिले, पुराने लोग गड़े हुए मिल गए उन्हें। फिर उनकी कार्बन डेटिंग हुई, कार्बन डेटिंग हुई तो उन्हें पता लगा यार ये तो बहुत पुराने। फिर उन्होंने सेम तरह की चीजें और खोजनी शुरू करी, क्या कि इकलौता ये है कि और भी है। फिर जब एक्सकवेशन होना शुरू हुआ तो बहुत सारे साइड्स हमें देखने को मिली। आधे से ज्यादा पाकिस्तान की तरफ थी, बहुत सारी इंडिया वाली साइड में आ गई, बहुत सारी एक अफगानिस्तान भी आपको देखने को मिलेगी। तो इन अलग अलग जगहों के आपको क्या देखने को मिलेगा? सेम तरह की। अब पता कैसे लगा कि यार ये सेम ही सिविलाइजेशन के लोग हैं? बताओ पता कैसे लगता है कि यार ये सेम सिविलाइजेशन है? कोई पहले बताओ, बोर तो नहीं हो रहा है ना इस कहानी में? सेम एविडेंसेस मिले, बिल्डिंग जो होगी वो सेम तरह की होगी, ठीक है, रोड्स जो होंगी वो सेम तरह की बनी होंगी, ज्यादातर फीचर्स जो थे वो सेम तरह के थे। तो तब हमने अनुमान लगाया कि यार चलो अगर सारी चीजें सेम सेम लग रही है तो मे बी इन लोगों के बीच में क्या होगा, एक सर्टेन रिजेम्बलेंस होगा। तो ये सारी चीजें जब हमने करी तो हमको पता लगा कि ओके दिस इज अ सर्टेन टाइप ऑफ सिविलाइजेशन। और यहाँ पर जब एक डिस्टिंक्ट स्टाइल मिलेगा, जैसे शब्द लिखा है ना, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट इन स्टाइल, ये जो अलग तरीके का स्टाइल मिलेगा, इससे पता लगता है कि यार ये एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स को फॉलो करती थी, ठीक है। अब उसमें कल्चर भी आ जाएगा। कल्चर इन द सेंस कि भाई जो लोगों को मतलब बरियल कर रहे थे वो, ठीक है, दफना रहे थे वो, कहाँ कहाँ पर दफनाया गया है,
कुछ जगहों पे जानवरों को भी उनके साथ दफनाया गया है, कुछ जगहों पे नहीं दफनाया गया है। तो एक जो डिस्टिंक्ट स्टाइल मिला है उसकी वजह से हमें पता लगा कि भैया यहाँ पर कुछ सिविलाइजेशंस थी। फिर जब और एक्सकवेशन हुई तो हमें वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे सील्स, ठीक है, और क्या मिला है, बीड्स। सील्स को आप देखोगे तो क्या कहते हैं, मोहरे, ठीक है। बीड्स आपका क्या हो गया, मनके हो गए, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स। तो ये सारी कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली है। अब इन सब चीजों से हमने उस समय के बारे में अनुमान लगाना शुरू किया। अगेन हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अजम्पशन। जो लिखित हिस्ट्री है बस उसको आप प्रूवन में मार सकते हो। ये सब अभी तक अजम्पशन में चल रहा है, ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, अजम्पशन में चल रहा है, ठीक है भाई। इसमें जो भी चीज हमने लिखी है वो बस ऐसे ही देख देख के लिखी है। एक जो क्लासिकल फीचर यहाँ का अच्छा लगा, जो लोगों को अमेज कर गया, और फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियंस को अमेज कर गया, बेक्ड ब्रिक्स। समिट, सन बेक्ड बोल सकते हो या फर्नेस बेक्ड भी बोल सकते हो, दोनों होती थी। अलग अलग होती है दोनों का काम। मतलब जो फर्नेस बेक्ड होती है ना, उसकी जो टफनेस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और ये इतने साल टिक गई। इसका मतलब वही है कि सन बेक्ड के बेसिस पे तो नहीं चले होंगे, वो फर्नेस बेस्ड पे चले होंगे, ठीक है। तो जो बेक्ड ब्रिक्स थी वो मिली। बेक्ड ब्रिक्स जब मिली उसने थोड़ा उन लोगों का दिमाग हिला दिया कि यार इतने साल पुराने लोग, पहली बात तो उनके लिए तो नया था यार, इतनी पुरानी हिस्ट्री हो भी सकती है क्या इनकी। और इस चीज ने भी हम लोगों के अंदर एक आइडेंटिटी डाली थी, इसका इम्पैक्ट पड़ा था। अगर कभी आपसे पूछा जाए तो मतलब वही होगा कि ये तुक्का ही बिड़ाना हो गया। बट अगर जैसे मैं आपसे पूछ लूं, अभी आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, बट आफ्टर दी चैप्टर आप शायद इस चीज का जवाब देने के लिए हो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी हुई उसका कुछ इम्पैक्ट है। सोचो आपसे कि इंटरव्यू में अगर ये सवाल पूछ लिया तो तोते नहीं उड़ जाएंगे एकदम से, बताओ। और इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है भी नहीं कि मतलब हाँ ये हुआ तो ये हुआ, बस वो ये इमोशनल एक चीज होगी कि आइडेंटिटी मिली हमें एक। हम लोगों को खुद नहीं पता था हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कि हमारे पूर्वज ये करके चले गए। सोचो ये रूरल, ये अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, शहर हुआ करते थे यहाँ। इसके बाद हम गड्ढे में गए हैं, इसके बाद हम किसकी तरफ आए हैं, रूलर की तरफ आए हैं। फिर दोबारा महाजनपदास के टाइम पे हम फिर से अर्बन में गए हैं। तो सोचो हड़प्पन लोग ऑलरेडी इतने एडवांस थे कि वो अर्बन सेटलमेंट में थे। जैसे आज में आप अर्बन एरिया में रह रहे हो ना, तो ये पूरा एक अर्बन सेटलमेंट हुआ करता था। इसके बाद जो वेदिक आया वो रूरल सेटलमेंट में गया। फिर महाजनपदास आए, उन्होंने फिर बड़े बड़े अर्बन सेटलमेंट्स बनाए। तो यहाँ से हम लोगों को एक आइडेंटिटी मिली कि यार हमारा इतिहास इन लोगों से भी पुराना है, और ये हमें अब ज्ञान दे रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि इंडियंस को जब कोई ज्ञान देने लगता है तो इंडियंस कभी कभी हंस पड़ते हैं, जो समझदार इंडियंस होंगे। बेवकूफ लड़ पड़ते हैं, समझदार हंस पड़ते हैं। देखा है कभी किसी ने, एक कहावत तो सुनी होगी, बेवकूफ के साथ मत्था मारने से कोई फायदा नहीं, उससे बोलो सॉरी भाई मैं ही गलत हूँ, तू ठीक है निकल लो, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है। उससे मत्था मारोगे आपका दिमाग खराब होगा। सेम यहाँ पर हुआ। इन लोगों मतलब यूरोपियंस को कभी लगा ही नहीं कि यार हमारा जो कल्चर हो सकता है, हमारी जो हिस्ट्री हो सकती है, इतनी रिच हो सकती है, इतनी एडवांस हो सकती है, कि जब उनके वहां डार्क एज चल रहा था, जब ये जंगलों में रह रहे थे, जब ये आपस में लड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, तब हम लोग यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन बना के बैठे हुए थे। हम ग्लोबल ट्रेड करा करते थे। सोचो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना की एक सिविलाइजेशन थी। ये 3-4 सिविलाइजेशन है जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों से हमारे ट्रेड के एग्जैक्ट साक्ष्य मिले। हड़प्पा के कॉइन्स कहाँ मिले हैं हमें, मेसोपोटामिया में मिले हैं। मेसोपोटामियन कॉइन्स हड़प्पा में मिले हैं। तो ये तो क्लियर सिग्निफिकेंस है ना, मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि भाई हम लोग ट्रेड करते थे। और खुद लगा लो इंडिया कहाँ है और मेसोपोटामिया कहाँ है, या इजिप्ट कहाँ है। इतनी दूर उस समय जब इतना बड़ा हम पे रूट नहीं हुआ करता था, इतने बड़े बड़े शिप्स नहीं हुआ करते थे। वर्ल्ड ट्रेड इज समथिंग लाइक अ ड्रीम। आज के टाइम पे अगर आपको वर्ल्ड टूर करना हो, इट इज मतलब कि हाँ यार कोई भी कर लेता है आज के टाइम पे। तो ऐसे नहीं कि कुछ नया है। हाँ आज के टाइम पे क्या है, चांद पे जाना एक बड़ा हो गया कि चलो चांद पे गया है कोई बंदा तो उसका नाम याद रखना है। उस समय ये चांद पे जाने जैसा था, और हम लोग कर रहे थे जब वो लोग लड़ रहे थे। तो वहां से हम लोगों की आइडेंटिटी थोड़ी सी जागी कि यार हम तुम्हारे हमारी कल्चर तुमसे ज्यादा रिच है, हम तुमसे ज्यादा पुराने, हम तुमसे बड़े हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों ने उस चीज को भी लोगों में बांटा, नॉलेज को जब मतलब बांटा, प्रोपगेट किया, तब जाके लोग थोड़ा सा और मोटिवेट हुए, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं इंडियन मूवमेंट में जिसने बहुत रिमार्केबल इम्पैक्ट डाला है हमारे नेशनल मूवमेंट में। जैसे
1857 की क्रांति पढ़ी है किसी ने? संथालों के बारे में पढ़ा है? संथाल अपराइजिंग या संथाल रेबेलियन, सोचो एक छोटा सा ट्राइबल ग्रुप था और उसने ब्रिटिश एम्पायर की एक टुकड़ी को हराया था, सिर्फ टुकड़ी को हराया था, मैं ये नहीं कह रहा पूरी फोर्स को हराया था, सिर्फ एक छोटे से कंटिंजमेंट को हराया था, बट उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा है। सेम छोटी छोटी लड़ाइयां जैसे बैटल ऑफ सारागढ़ी, सुना है किसी ने? सुना होगा। किस चीज पे थी? यस, एंग्लो अफगान वॉर में, ठीक है, उस पर मूवी भी बनी है, केसरी मूवी, वो तो देखी होगी, फ्रंट वेंचर्स, केसरी मूवी बहुत बढ़िया। कोई अच्छी मूवी तो देख लो यार प्लीज। आजकल सही में बताऊं, वहां पे इंटरव्यू में पूछने लगता है कि तुमने सिर्फ पढ़ाई करी है क्या? उनको पर्सनैलिटी चाहिए भाई, उनको पढ़े लिखे बंदे, मतलब पढ़े लिखे भी हो आप, होने भी चाहिए, बट ओवरऑल नॉलेज आपको कैसे होगा जब तक आप बहुत चीज़ों को ट्राई नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ के देखो, बट साइड बाय साइड कभी टाइम मिले तो देख लो, आपका एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बनेगी इस चीज़ को लेकर। तो ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, जैसे जब संथालियों ने उनकी पहली कंटिंजमेंट को हराया, उस समय ब्रिटेन के बारे में बोला जाता था द सन नेवर सेट फॉर ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था ना, ये वर्ल्ड मैप में इतना बड़ा था कि एक ना एक टाइम पे सन उनके ऊपर रहेगा ही रहेगा। सोचो कहाँ कहाँ तो उनकी कॉलोनीज होगी, पूरे वर्ल्ड मैप में लगा लो। एक टाइम पे अगर इधर सनलाइट होती है तो उधर नाइट होती है, तो इधर भी थे उधर भी थे, इसलिए बोला जाता था द सन नेवर सेट फॉर ब्रिटिश एम्पायर। और ऐसी आर्मी को, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी को ट्राइबल्स हरा गए, किससे? धनुष बाण से, ठीक है। तो उससे भी बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए थे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, और तब हमने इतना प्रचंड रिवॉल्ट कर भी पाए थे, ठीक है। तो चलो वो सब कहानियां भी आप पहुंच जाना। तो यहाँ पर अगेन हड़प्पा के बारे में जैसे मैंने बोला ही था कि सबसे पहली साइट कौन सी खोजी गई थी? दैट वाज योर हड़प्पा, ठीक है। तो पहली साइट आपकी हड़प्पा थी। इसका एक जो कल्चर था या एक यूनिक स्टाइल था, उसी के बेसिस पे हमने बाकी साइट्स को एग्जामिन किया, सेम हमें देखने को मिला, ठीक है। इसी वजह से इसको कभी कभी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि द फर्स्ट साइट दैट वाज डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा, क्लियर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडस वैली के आसपास की जितनी भी नदियां हैं, सारी की सारी सिर्फ इंडस वैली पे नहीं है। जैसे हड़प्पा अलग नदी के ऊपर है, ठीक है, इसके करीब कोई और नदी है, बट वो किसकी सहायक नदी है? वो इंडस की ही सहायक नदी है। तो ये आती किस में है? ये इंडस के बेसिन में ही आती है, क्लियर। तो इंडस के आसपास के जो बेसिन होंगे उसमें जितनी भी आपको साइट्स मिली हैं, जितनी भी जगहें मिली हैं, ठीक है, उनके जो भी फीचर्स हैं वो अगर सेम मिले तो हमने उनको सबको हड़प्पन सिविलाइजेशन में डाल दिया। अब इसकी जो डेट है, अगेन मैंने बताया था, इसकी जो डेट है वो ये एनसीईआरटी में जो लिखी है, ठीक है, 2600 से लेके 1900 तक। बट ये कौन से वाले टाइम पीरियड की होगी? अर्ली, मैच्योर या लेट? बताओ। मैच्योर, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन है उनको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। किसी भी सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड लोगे, उसका सिर्फ वो वाला लिया जाएगा जो उसका मेच्योरिटी वाला पॉइंट हो, जब वो कंटिन्यूसली रनिंग कर रही हो। ऐसा नहीं है कि चीजें बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें खत्म हो रही हैं, जब वो बिल्कुल स्टेब्लिश हो गई हो उसी को उसका मेच्योर टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मेन टाइम पीरियड है जो हमने लिखा है, दैट इज ऑफ द मेच्योर हड़प्पन कल्चर या मेच्योर हड़प्पन टाइम पीरियड, क्लियर। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये मैंने शायद नहीं बताया आपको, इसका जो एक्सटेंड था वो कहाँ कहाँ तक था? अफगानिस्तान, मॉडर्न डे अफगानिस्तान। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे अपने लेफ्ट में तो खुद देखो वहां पे अफगानिस्तान कहाँ पर है, जम्मू, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान पता है किसी को? पाकिस्तान का जो ईरान से एरिया लग रहा है, देख रहे हो वहां पे जो पाकिस्तान का ईरान से एरिया लग रहा है, वो वाला पार्ट हो गया। फिर गुजरात, इंडिया में कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। और सबसे इधर वाली साइड, सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड उसकी कहाँ है? यूपी। तो आप खुद देखो अफगानिस्तान ऑल द वे टू यूपी, कितना बड़ा एक्सटेंट रहा है सिंगल सिविलाइजेशन का, ठीक है। और अगर अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पिक्चर, किधर गई? ये देखो, दिख रही है पिक्चर सबको? ये है इसकी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स। अभी सिर्फ जो जो पॉइंट है ना उनको देखो। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और उसमें देखोगे, देखो कितनी सारी साइट्स हैं,
सबसे उधर देखो क्या है, सुटका गिंडोर, सबसे वेस्ट में। सबसे इधर देखो, मतलब इसमें आपको दिखेगा नहीं, सबसे इधर वाली वो, इसमें एनमार्क नहीं करी हुई है। बाद क्या होगा ये, मतलब ये पुराना मैप होगा जो अभी तक एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं करा है। आज भी आपको यही मिलेगा, नहीं भी खरीदोगे यही मिलेगा, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपको मिल जाए, मतलब बिफोर कोविड प्रिंट, ध्यान रखना, नहीं मत खरीदना। बिफोर कोविड प्रिंट अगर आपको मिल रही है तो नहीं खरीद लो। और बिफोर कोविड प्रिंट वाली जो होंगी 2018-19, वो वाली एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड मार लो, जो टॉपिक उसमें नहीं होगा अलग से नोट्स बना के डाल लो। क्योंकि कोविड के बाद आप देखोगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं उनको कट डाउन कर दिया गया है, हर एक में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सब में कट डाउन किया गया है, बहुत चेंजेस आए, ठीक है। तो वो देख लेना, न्यू एनसीईआरटी बट बिफोर कोविड प्रिंट, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी अलग है। ओल्ड एनसीईआरटी फिर वो बहुत पुरानी एनसीईआरटी है, वो अलग राइटर्स की लिखी हुई है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। बट अगेन, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादातर न्यू को फॉलो करो, और तमिलनाडु बोर्ड, ठीक है, याद रख लेना तमिलनाडु बोर्ड भी। तो चलो, हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे पहले यही तो आया हमारे पास अर्बनाइजेशन के नाम पर। हाँ बिल्कुल। देखो सिविलाइजेशन, अगर शब्द को आप तोड़ोगे, इसका संधि विच्छेद बोलते हैं ना हिंदी में, तोड़ोगे तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग जो सिविल पर्पज से, मतलब बहुत सारे लोग आके एक साथ रह रहे हैं, सिविलाइज्ड हुए हैं। अब जब आप सिविलाइज्ड होते हो तो ऑब्वियसली बात, आप कुछ नॉर्म्स बनाते हो, ठीक है। एक इंसान है जो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं रह रहा, ठीक है, कहीं भी चिल्ला रहा है, कहीं भी हल्ला मचा रहा है, ठीक है। या एग्जाम्पल के तौर पे, रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति है दारू पी के रात में आपके गली मोहल्ले में घूम रहा है, चिल्ला रहा है, लड़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप लोग क्या बोलोगे, जीरो सिविक सेंस, है ना। यही बोल रहे हैं आजकल सब लोग। तो क्या हम उसे सिविलाइज्ड बोलेंगे। अगर आप अपने आप को सिविलाइज्ड बोल रहे हो तो आप, मतलब क्या होता है, एक वे ऑफ लिविंग होती है, उस वे ऑफ लिविंग में कुछ आपके रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशन होंगे, ठीक है, यानी कि कुछ सेट नॉर्म्स आपने बनाए होंगे कि यार समाज में रहने के ये कुछ तरीके हैं। रहने को आप सब इंडिपेंडेंट हो, आप कैसे भी रह सकते हो, बट इफ वी आर इन अ सोसाइटी तो देयर आर सेड नॉर्म्स विच वी हैव टू फॉलो। अभी जो सेड नॉर्म होते हैं यही कल्चर बनते हैं। अगर आज के समय पे कोई नियम आ जाए, ठीक है, और आप सब उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लो, तो वो भी हमारा कल्चर बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो जो कल्चर होता है, इट इज नथिंग are types of norms and rules that we have made for ourselves to be in a society। बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि जब आप समाज में आते हो तो आप अपने बहुत सारे अधिकारों को छोड़ते हो। अगर कोई सोशियोलॉजी पढ़ता है या किसी ने पीएसआईआर पढ़ेगा, तो जब उन्हें पता लगेगा कि सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये जो टर्म है सोसाइटी कैसे आई है। जब हम अलग अलग रहते थे तो हम पे मेरे पूरे अधिकार है भाई। अगर आप सिंगल हैंडेडली रह रहे हो, आपको समाज से कोई मतलब नहीं, तो आपके पास सारे अधिकार है। हाँ बिल्कुल, ये आएगा, कल्चर के अंडर में आएगा, क्योंकि अगेन उसका भी तो एक सेड नॉर्म्स की पोएट्री ना, सेड नॉर्म इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर तरह की पोएट्री हम बना रहे हैं, ठीक है। जो, अगर आप कोई भी घड़ा बना रहे हो तो उसका एक तरीका है कि भाई इस तरीके का होगा, उस पर यही कलर होगा, ठीक है, उस पर यही मन का यूज हुआ होगा, वो यहाँ पर बना होगा। तो एक, जब भी आप किसी चीज
चल रहा है ना, ठीक है, ओके। हैं? इतनी जल्दी शट डाउन हो गए तुम लोग भी? मॉर्निंग में कौन शट डाउन होता है भाई, लैपटॉप के अलावा? ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि जो अर्ली हड़प्पा था उसमें लोग बहुत बड़े बड़े विलेजेस में देखने को मिलेंगे। सबसे पुरानी साइट का कभी अगर आप नाम सुनोगे तो उसे बोला जाता है मेहरगढ़। ठीक है, हड़प्पा की जो सबसे पुरानी साइट है, नाम लिख लेना, याद रख लेना, कभी आ जाए। उसको लेट चालकोलिथिक वाला पीरियड में भी बोलते हैं हम, और अर्ली हड़प्पन वाले में भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग थे बेसिकली इस तरह के जगहों में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने ग्रोथ करी और अर्बन लाइफस्टाइल की तरफ वो चले। वन ऑफ द अर्लीस्ट हड़प्पन साइट्स के जो एग्जांपल मिलेंगे दैट इज अमरी एंड कोट डीजी। कोट डीजी यूपीएससी ने अपने ऑप्शंस में पूछा था। उसने एक क्वेश्चन बनाया था अराउंड इन अराउंड आई थिंक 2019 या 20, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को, बट 19 या 20। उसने आपसे इतना तो सवाल पूछा था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो इतना छोटा सा सवाल पूछा था। दीज क्वेश्चन वर लाइक ब्राउनी क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, जब यूपीएससी के टीचर्स को लगता होगा कि यार बहुत बैंड बजा दी इनकी, 50 क्वेश्चन में बिल्कुल रुला दिया इन्हें, तो फिर वो ऐसे 10-15 क्वेश्चन डाल देते हैं। आप देखोगे यूपीएससी की जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी है ना, उसका स्कोर 70 से कम तो नहीं जाएगा। अगर उसका स्कोर 70 से कम जा रहा है तो भाई उसने अच्छे से तैयारी नहीं करी है, मतलब एक सेट तैयारी नहीं करी है। जिसने भी थोड़ी बहुत तैयारी करी हो अच्छी सी, मतलब कोई एग्जाम 70 से कम तो कभी नहीं जाने वाला उसका स्कोर पेपर 1 में। क्यों? क्योंकि वो 15 से 20 क्वेश्चन, 30 के लगभग क्वेश्चन ऐसे देता ही देता है जिसमें आपका बिल्कुल आपको देखते ही आंसर पता होगा। तो 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60। 10 क्वेश्चन तो तुक्के मार के ले ही आओगे, 70 तो आ जाते हैं। मेन लड़ाई होती है 75 टू 95 जाना। बस आपको 20 नंबर के लिए लड़ना है, और 20 नंबर के लिए कितने क्वेश्चन करने सही? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन सही करने हैं बस। अच्छे से तैयारी करोगे, 70 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, 70 नंबर मैं लिख के देता हूँ, किसी के ऐसे नहीं होता कि नहीं आते, 70 आ ही जाएंगे। 70 से बस 90 पहुंचा दो, वो 90 तक की जंग होती है बस प्री में। जो ये फिगर आउट कर जाता है वो हर साल प्री निकालता है। जो ये फिगर आउट नहीं कर पाता कि 20 नंबर कैसे लाऊं, वो देखना आपको यूपीएससी में 2 तरह के बच्चे मिलेंगे। एक 6 के 6 बार प्रीलिम्स निकालेंगे, 4 के 4 बार प्रीलिम्स निकालेंगे, 5 के 5 बार प्रीलिम्स निकालेंगे। ठीक है, एक जो 6 के 6 बार प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, मेंस बहुत अच्छा लिखते लेकिन 6 के 6 बार प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए। एक आपको टीचर का मैं नाम नहीं लूंगा बट मैं बता देता हूँ, 5 इंटरव्यू दिए उन्होंने, सोचो 5 इंटरव्यू। अब उनकी बहुत बड़ी कोचिंग है दिल्ली में। ठीक है, अगर आपने थोड़ी भी पढ़ोगे ओवर टाइम दिल्ली भी ले जाओगे तो आपको उनका नाम पता लग जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, बस वो जो 20 नंबर है वो फिगर आउट कर लो कि तुम कैसे निकालोगे। मुझे जिस साल फिगर आउट हुआ था मेरा निकल गया था बहुत आसानी से। मैंने बस उसके बाद डायरेक्शन चेंज कर दी, क्योंकि मुझे मतलब अर्ली सक्सेस बोल लो या मेरे को दूसरी और चीज़ों में भी इंटरेस्ट था, फिर टीचिंग में भी मज़ा आने लग गया। मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है कि यार वहाँ से ज़्यादा तो मुझे यहाँ मज़ा आता है। हाँ, 2021 से पढ़ा रहा हूँ मैं, जब से मेरा अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया था उसके बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को पहले से था कि हाँ टीचिंग मेरे को एक है कि एक्सप्लोर तो करनी है। मैंने लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाया था कि अगर मैं सर्विसेज में जाऊँगा भी तो मैं वीआर लेके आ जाऊँगा, टीचिंग करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है यार। मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्सेप्ट बाकी लोग बोरिंग तरीके से पढ़ाएंगे मैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं मिली मैं बच्चों को बहुत आसानी से प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरा एक सपना भी है कि मरने से पहले अपने जैसे 100 ऑफिसर तो बना दूँ। अगर मैं नहीं बना कभी, अनफॉर्चुनेटली अभी भी उम्मीद बची है मेरे अंदर तो बन सकता हूँ, बट अगर नहीं बना कभी और प्रॉपर टीचिंग में आया तो मरने से पहले अपने जैसे 100 तो बना के मरूंगा। जिस दिन 100 बना दिए, जिस दिन 100 का सिलेक्शन करवा दिया किसी बच्चे का, मैं रिटायरमेंट लेके वादियों में चला जाऊंगा सीधा पहाड़ों में। अब देख लो भाई, तुम्हें उनमें से एक बनना है तो बता देना, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सीएपीएफ के टाइम पे, जब मैं बता रहा हूँ ना आपको 2021 से पढ़ा रहा हूँ, सीएपीएफ के टाइम पे मेरा ही स्टूडेंट था, उसने और मैंने साथ में इंटरव्यू दिया था, सोचो यूपीएससी का, खुद लेके गया था उसे साथ में, मेडिकल साथ में दिया, फिजिकल साथ में दिया। फन फैक्ट बताओ, मैंने यूपीएससी पे केस भी करा हुआ है। मेरा नाम सर्च मारोगे मिलेगा आपको, लिख के देखो, अभिषेक पाल वर्सेस यूपीएससी, सीधा ऊपर सबसे पहले मेरा केस आएगा। अब ये कहानी मत पूछना, मैं क्लास के बाद बता सकता हूँ, अभी नहीं बता पाऊंगा।
है। आया? हाँ जी, यही हूँ मैं। अब क्यों किया, कैसे किया, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। हाँ, नैनीताल हाई कोर्ट में। तुम अगर इमेजेस में जाओगे तो मेरी फोटो भी आ जाएगी। एक बार इमेज वाला सेक्शन खोल के देखो। और ये भी मुझे किसी बच्चे ने बताया था, ये मेरे लिए पता शॉकिंग, पता है कैसे था। मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने बस ऐसे ही मेरा नाम सर्च मारा, और उसने, सर ये आप ही हो क्या? मैंने हाँ हूँ, तो मैं, बट मिली कहाँ से तेरे को फोटो। चल, बैक टू टॉपिक। कर लो, कर लेना, बाद में पूछ लेना मेरे से क्या हुआ था, अभी क्लास पढ़ लेते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपीएससी को तो मैं ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर तक सब अच्छे से जानता हूँ। बोला था ना कि अच्छा टीचर मिला है तुम लोगों को, यू आर इन सेफ हैंड्स, बस पढ़ लो। ठीक है। क्या हो गया है? इतना भयंकर जोक तो मारा नहीं मैंने। लास्ट वाले पॉइंट पे ऐसी है क्या, पढ़ने वाले पे? पहला वाला तो सच है, देखो। दैट यू आर इन सेफ हैंड्स। चलो, सॉरी सॉरी, अगेन। सो अर्ली, क्या हो गया भाई? हाँ, दिक्कत वही है कि बहुत पुरानी है वो। अब ये मत पूछना सर उसमें रंग ज्यादा ब्राइट क्यों लग रहा है, फोटोशॉप्ड है वो भाई। बस भाई, इतनी भी बुरी फोटो नहीं है मेरी। हाँ, वो बहुत पुराना बायो है। वो मैंने अर्बन प्रो का है, वो बहुत पुराना बायो है मेरा। इसके बाद बहुत सारी चीजें और ऐड हुई हैं, उसमें सीएपीएफ का मेंशन नहीं होगा। हम्म, उस टाइम तक थी मेरे पे अटेम्प्ट। वो बहुत पुरानी बायो है, 2022 में डाली थी मैंने। नहीं, मैं, क्या लगता है ये पता नहीं कहाँ से थंबनेल बनाया इन्होंने। मुझे नहीं पता कहाँ से बना रहे हैं, मैंने कोई अच्छी सी फोटो भेजी थी। क्या हुआ है? तो बोलना पड़ेगा कि थंबनेल अच्छा बनाया, मैंने अच्छी अच्छी फोटो भी भेजी थी बाद में। इतना बुरा नहीं दिखता हूँ मैं। चलो, ओके। पढ़ाई कर ले वापस से। हाँ भाई, हो गया आप लोगों का मेरे चेहरे को लेके क्रिटिसिज्म, तो पढ़ लेते हैं। अब पता है मुझे, आई एम नॉट सो स्मार्ट, बट ओके। ओके, सो अर्ली जो साइट्स होते हैं, दैट इज योर अमरी एंड कोड डीजी। कोड डीजी एग्जैक्टली यूपीएससी ने मेंशन करके ऑप्शंस में पूछा हुआ है, तो दैट्स व्हाई आपको कोड डीजी तो याद रखना है। ठीक है। और अगर ये वाला क्वेश्चन आप सर्च मार पाओ कभी, जो मैंने आपको ग्रुप बताया था, आई होप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो आप लोगों ने, वो वाला नहीं किया एज ऑब्वियस, है ना? ठीक है, उसमें सर्च मारना है ये वाला क्वेश्चन, कोट डीजी जाके सर्च मारना है, अमरी जाके सर्च मारना, आपको दिख जाएगा एग्जैक्ट वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसको करके देखना। और उसका करने का सिंपल सा एक ही है, एक पिक्चर दिखाऊंगा भी, जो मैंने पहले भी दिखाई आपको, उसको देखना और उस क्वेश्चन को करना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या था उस क्वेश्चन। ओके। जैसे जैसे हम मेच्योर होने गए, तो हड़प्पन साइट्स थी वो बहुत बड़ी होती गई। ठीक है, बड़ी होती गई मतलब अर्बन सेंटर की तरफ हम चलने लग गए। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, जब कोई भी सिविलाइजेशन होती है या कोई भी अंपायर होता है, उसमें ये होता है कि उसका एक्सटेंट पता करते हो कि कहाँ से कहाँ तक है, कितने से कितने तक है, नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट, सब पता करते हैं उसका। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट आपकी कौन सी मिलेगी आपको? मांडा। दिख रहा है वो कश्मीर के पास, चिनाब रिवर के, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, चिनाब रिवर के बगल में मांडा। ठीक है। सबसे इधर पे वेस्टर्न साइड कौन सी है आपकी? सुत का गेंडोर। ये कहाँ पर है आपका? बलूचिस्तान, दैट इज इन पाकिस्तान। क्लियर? सबसे सदर्न मोस्ट साइड आपको इस पिक्चर में नहीं देखने को मिलेगी, और ईस्टर्न मोस्ट भी नहीं है। अब ऐसे बनाने को तो मैं अलग से डाल देता, बट ऑब्वियसली बात है, मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया तो मैंने एनसीईआरटी का डाला, तो यहाँ पर अलग से लिख लेना। सबसे सदर्न मोस्ट है आपकी दैमाबाद, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट है आपकी आलमगीरपुर। ठीक है, ये चारों याद रहेंगी सबको। नॉर्दर्न मोस्ट मांडा, वेस्टर्न मोस्ट सुतका गेंडोर, सदर्न मोस्ट दैमाबाद, और ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर आपका यूपी में पड़ेगी, दमाबाद आपका थोड़ा सा महाराष्ट्र साइड आ जाती है, इधर सुटका किंडोर आ जाता है, ऊपर कश्मीर में मांडा आ जाता है। तो ये तो हो गया इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट कि नॉर्थ में कहाँ है, साउथ में कहाँ है, वेस्ट में कहाँ है और ईस्ट में कहाँ है। बाकी ये जो मैप आप देख रहे हो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। एक सेकेंड जस्ट, इस मैप को देखो, इसमें पहले तो 5 नदियां हैं जिसे हम मतलब मेन जो 5 नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां, इंडस की सहायक नदियां। अब आप एक चीज इसमें से नोटिस करो, सबको दिख रहा है ना, किसी को कोई मतलब ऐसे क्लैरिटी का इशू, बढ़िया दिख रहा है। नोटिस करो कि इंडस के ऊपर कौन कौन सी साइट्स है। हड़प्पा इंडस के ऊपर, बहुत बढ़िया, चश्मा लगाओ चश्मा। हड़प्पा देख कहाँ पर है, इंडस पे है कि किसी और नदी पे, रावी पे है। ठीक है, इंडस पे बताओ मेरे को कौन कौन सी है अभी। कोट डीजी, मोहनजोदारो, फिर उसके बाद देखो अमरी एक दिख रही है आपको। ठीक है, ये 3 साइट है जो आपको कहाँ दिख रही है, इंडस पे दिख रही है। चलो बहुत बढ़िया। रावी नदी पे कौन सी है, चिनाब के पास कौन सी है, मांडा, दिखा, चिनाब के पास आपको मांडा दिखेगा। उसके बाद आप एक और साइट देखो, चनुद्रो। जो साइट का मैं नाम लूंगा वो याद रखना, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाऊंगा बाद में। हाँ, चनुद्रो दिखा आपको, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो जब ये मिलेगा उस पर हाईलाइट कर देना। चनुद्रो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोथल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कालीबंगर, बनावली, राखीगढ़ी, ये 3 4 5 इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी सवाल ये भी आता है, अगर टफ पूछेगा वो, कि कौन सी साइट्स इंडिया में है, कौन है। नागेश्वर पे यार अभी तक इतने सवाल पूछे नहीं गए, मतलब मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, राखीगढ़ी पे पूछे गए, बनावली पे पूछे गए हैं, कालीबंगन पे पूछे गए हैं, धोलावीरा पे तो आप देखोगे सिंपल सा आया था कि भैया ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट कहाँ का है, फीचर था उसका 2022 या 23 में आया था, क्योंकि अब उसका कारण बता देता हूँ। 23 में आया था शायद धोलावीरा के ऊपर, क्योंकि 22 में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि आएगा कहाँ से, तो करंट अफेयर से आप ऐसे लिंक कर लेना, डायरेक्ट आया था सीधा, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं था, और सिंपल आया था कि ड्रेनेज में सबसे बेस्ट कौन है, तो धोलावीरा सबसे बेस्ट है आपके ड्रेनेज में। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये आप अपने एंड से कर लेना, कि इंडिया में कौन सी है और पाकिस्तान में कौन सी है। हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों कहाँ पर है, इंडिया में है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है, तो कभी कभी ये भी आपसे पूछता है कि हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, टोटल ओवरऑल, राखीगढ़ी है पक्का, सबसे बड़ी साइट कालीबंगन। हाँ भाई, और कोई, नो आइडिया, तो गेट एन आइडिया। अब तो बचा ही नहीं बेचारा वैसे भी, राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी सबसे बड़ी। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात। तो इसमें आपको अच्छे से निहारते रहना, जितना अपनी तस्वीर को नहीं निहारा होगा उससे ज़्यादा ही निहार लेना, काम आ जाएगा आपके लिए। एंड नाउ कम टू द कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ये तो आपको वैसे हर किताब में मिल जाएगा, कुछ नया नहीं है इसमें, सिंपल है। फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड इज हड़प्पा इन 1921 बाय दयाराम साहनी। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने इसको एक्सकवेट किया था इन 1921, विच इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी रिवर। ठीक है, अगली साइट जो एक्सकवेट हुई थी इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन 1922 एंड दैट वाज excavated by R.D. Banerjee. ठीक है, राखल दास बैनर्जी, he excavated Mohenjo-daro that was situated on the banks of Indus. Clear? हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है वो क्लियर होगा, बिकॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड वाज हड़प्पा। बट बाद में हमें पता लगा कि ज्यादा साइटें किसके पास है, इंडस के पास है, मतलब इंडस वैली के अराउंड ज्यादा है, तो इसलिए इसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन लेटर ऑन हम बोलने लग गए। ऑफिशियल नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी चल जाता है। तो ऐसे बिल्कुल ऑब्जेक्ट होने की जरूरत नहीं है कि इसमें कि यार ये क्यों बोल दिया, दोनों बोल सकता है इंटरचेंजेबली। मैं भी इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, मेरे मुंह पे जो पहले आ गया मैं वो बोल दूंगा। आप लोग भी ध्यान रखना, अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल रहा हूँ और मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहा हूँ, दोनों आपको सेम ही मान के चलना है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। क्लियर? आप लोगों को समझ आ रहा है, पीछे वालों को पक्का, आपको पक्का ना? सवाल पूछूंगा तो बता दोगे? लेट्स सी। चलो, फिर वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यहाँ पर मिले हैं आपको, इंक्लूडिंग फिश,
ठीक है, जैसे में हम लोगों ने पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था, क्या वहां पर एक्वाकल्चर चलता था? वहां पर एक्वाकल्चर था? स्टोन एज के टाइम पे फिश नहीं था? पक्का? किसी के टाइम पे भी, मतलब पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, किसी भी टाइम पे फिश का था कहीं पर? चल तेरे को सिर्फ इसलिए माफ कर रहा हूँ कि तू ऋषिकेश की है, लिखवाया मैंने नियोलिथिक में, ठीक है? फिश थी वहां पर, फिश खाते थे वो लोग, प्रोडक्शन भी करते थे, ठीक है? तो इससे आपको क्या पता लगता है? कभी सवाल आ गया कि एक्वाकल्चर व प्रैक्टिस्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? सही होगा, ठीक है? मैं थोड़ा आराम आराम से इसलिए चल रहा हूँ कि शुरुआत है आप लोगों की, है? हाँ, न्यूलिथिक में था ना, देखना चाहिए, एक बार चेक करना, न्यूलिथिक में ही होगा शायद। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर और क्या क्या मिला है। अब ये एनसीईआरटी का है, कोर एनसीईआरटी का है, ये बुक्स में बहुत कम मेंशन मिलता है। देखो क्या क्या मिला है। सबसे पहले देखो हड़प्पा में वीट मिला है, गेहूं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल गया तो ठीक है। बार्ले, चिकपी, लेंटिल्स, ठीक है। सेसमे, पता है किसी को सेसमे क्या होता है? तिल, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि भैया क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। इस पूरे को पढ़ोगे ना, ये वाली स्लाइड को बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ पढ़ते भी रहो, मैं भी हाईलाइट करते हुए बता रहा हूँ। और अगर आप लिखना भी चाह रहे हो तो साथ साथ बस ऐसे रफ नोट्स बना लो अपने, बाद में अच्छे से बना लेना, रफ नोट्स बनाने दो। तो देखो क्या क्या मिला है आपको यहाँ पे। वीट मिला है, बार्ले मिला है, लेंटिन मिला है, चिकपी, सेसमे मिला है, मिलेट्स मिले हैं। मिलेट्स को सुपर फूड भी बोला जाता है। वाई इट इज कॉल्ड एज सुपर फूड? यस, वेरी न्यूट्रिशियस। एंड कोई और एस्पेक्ट है जिस वजह से सिर्फ न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से मुझे सुपर फूड बोलते हैं? सोचो सोचो, आप में से कोई खाता है मिलेट्स? एनीबॉडी खाते हैं? है? कोदा, झमोरा नहीं खाते? झमोरा, मैं तो जब भी पहाड़ों में जाता हूँ बहुत खाई है मैंने महंगा। मैं वहाँ पे जाके नॉर्मल खाना नहीं खाता, मैं ऐसी चीजें ढूंढता हूँ। एक वो होता है आपके, मेरे को उसका नाम नहीं पता, बट वो मुझे बहुत टेस्टी लगा था, जो आई थिंक नदी के बगल में नहीं लगता, वो ऐसे होती है, वो लिमड़ी बोलते थे क्या? हाँ है, हाँ वही वही, बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। लेंगड़ा लेंगड़ा बोलते हैं कुछ, उसकी सब्जी। हाँ, मैं रुद्रनाथ गया था ना ट्रैक पे, तो वहां पर मैंने वही खाया था भाई। मतलब लास्ट जो बेस कैंप था वहां पर, वो खा के फिर हम अगले दिन सुबह 4 बजे निकले, और फिर शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक हमें कुछ नहीं मिला रास्ते में। जो भी हमने खाया होना है सिर्फ मैगी पे जिंदा रहे। मतलब वो हमारा था फन एक्सपीरियंस। हम लोग अपने साथ वो भी नहीं ले गए गैस, पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठे कर रहे हैं, जला रहे हैं, आदि मानव वाली जिंदगी जी हमने वहाँ। उस दिन मुझे पता लगा, मैं आप लोगों से बोल रहा था ना कि डिस्कवरी ऑफ फायर इज द वाटरशेड मूवमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री ओवरऑल। उस दिन मुझे पता लगा आग जलाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप गीले इलाके में हो या पहाड़ के उस वाली साइड हो जहाँ सनलाइट नहीं आती, तो आग जलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। 1.5 घंटे में आग जली थी हमसे, फूक मार मार के, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो इसलिए आग इम्पोर्टेंट है। चलो, खाने में ये चीज समझ आई आप लोगों को। अगला देखो क्या लिखा है, फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। राइस, अच्छा आपसे पूछूं, राइस मिला? मिला है, बट ये वो, अगर इसी को मैं घुमा दूं, राइस इज यूज एज अ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड का मतलब समझे? आम दिनों में, मतलब रेगुलरली डे टू डे बेसिस पे राइस हम खाते थे। हड़प्पा के टाइम पे हम खाते थे। मैंने बोला है कि ना, हमेशा अपने आप को उस समय में ले जाया करो, ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो राइस आर रिलेटिवली रेयर, राइस कम मिले हैं हमें। लोथल में राइस के अवशेष मिले हैं, फूड ग्रेन्स में राइस मिला है, बट जो राइस है ओवरऑल पूरी उसमें कम मिलता है। क्यों मिलेगा कम? मतलब कुछ अगर आउट ऑफ द ब्लू कुछ लॉजिक लगाना चाहो इसके ऊपर कि राइस कम क्यों मिलता होगा वहां पे? गुड, वेरी गुड। आप देखो उसकी टोपोग्राफी कहाँ पर है, वो कैसे एरिया में है, एरिड सेमी एरिड रीजन में है, पाकिस्तान वाले, ठीक है। और राइस उगाने के लिए आप सबको पता है कितना ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। उस वाले इलाके में ना तो बारिश होती ना कुछ होता, सूखा बंजर इलाका है, वहां पर राइस उगाए तो उगाए कैसे?
जो उसके कुछ साइट्स होंगी जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटीज होंगी वहाँ राइस उग जाता होगा, जैसे धोलावीरा साइड, लोथल वाली साइड, ठीक है, वहाँ पर आपको राइस मिल जाता है क्योंकि उधर पे राइस उगाने के लिए अच्छी जगह है, तो वहाँ उग गया, इसीलिए इसको हमने रिलेटिवली रेयर लिखा है। फिर आप देखो एनिमल बोन्स में कौन कौन सी मिली है, तो कैटल मिला है, ठीक है, शीप मिली है, गोट, बफेलो एंड पिग। अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स वर नेवर मेंशन या नॉट फाउंड ड्यूरिंग द हड़प्पन, तो यहाँ से पूछ सकता है आपसे, तो इनको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि यूजुअली मैं बता रहा हूँ बुक्स में आपको सिर्फ वही 4 एनिमल्स के बारे में देखने को मिलेगा जो सील में मिला है, ये अलग से जो है एनसीईआरटी में है, अभी तक यूपीएससी इसमें घुसा नहीं है, जिस दिन घुसेगा उस दिन आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से आया और कहाँ से बजा के चला गया, ठीक है। फिर आता है और देखो और क्या क्या स्टडी करेंगे, बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, कौन कौन सी, बोर, पिग भी मिला है और बोर भी मिला है, फर्क क्या है दोनों में, वाइल्ड वाला तो उसे बोर बोलते हैं, वाइल्ड पिग को बोर बोलेंगे, डोमेस्टिकेटेड वाले को पिग बोलेंगे, स्वाइन भी बोलते हैं इसे कभी कहीं पे, ठीक है। डियर मिला है, घड़ियाल्स, घड़ियाल्स पता है क्या होते हैं, एग्जैक्ट मतलब कैटेगरी में होता है, एग्जैक्ट मगरमच्छ नहीं बोलते हैं, उन्हें घड़ियाल ही बोलते हैं, यस। मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या फर्क होता है? हर चीज में नाक हड़ाता है वो, यस, उसकी नाक बहुत लंबी होती है, एंड इट इज फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ चंबल, चंबल के पास ज्यादा पाया जाता है, वेयर एज मगर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका, हाँ। अच्छा ये भी होता है कि इन फ्रेश वाटर वाला कौन है और सॉल्ट वाटर कौन है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, मतलब ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है तो उसमें पढ़ लेना आराम से, ये करंट अफेयर में पढ़ लेना। तो घड़ियाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगली चीज यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वी डोंट नो वेदर द हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स themselves or obtained meat from the other hunting communities, ये हम चीज we are not sure, and why we are not sure, because we never deciphered the script, हमें आज तक नहीं पता भाई वहाँ क्या लिखा है, क्या पता उन्होंने लिखा हो कि भाई हमने खुद नहीं मारा, हमने किसी से खरीद के लाए थे, तब हमें समझ आ जाएगा कि ठीक है ये खुद हंटिंग नहीं करते थे, तो पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, है ना। अभी तक जो बात मानी जा रही है कि भाई यार जानवर थे, सीधा हो जाएगा कि यार हंटिंग नहीं करते थे, ये अपने आप एक क्वेश्चन बन जाएगा कि हंटिंग नहीं करते थे, कहीं और से लाते थे, सिंपल, ठीक है। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर आल्सो फाउंड, तो लेफ्ट साइड में जो लिखा है उसमें आपको इतना समझ आ गया कि क्या क्या चीजें मिली हैं और कितना सारी चीजें मिली है वहां पर, तो आप समझ सकते हो कि सोसाइटी कितने अच्छे से वेल डेवलप रही होगी, क्लियर। ऊपर फूड हो गया, बीच में एनिमल्स का हो गया, लास्ट में जो अदर एनिमल्स हैं उनका हो गया। तो अब आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा हड़प्पा में कहीं पर भी आपको कोई एनिमल के बारे में पूछेगा तो इतने में से ही पूछेगा, ठीक है, इसके बाहर का आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि अगेन मैं भी होता और मेरे सामने भी क्वेश्चन आता और मैंने ये पढ़ाना होता और मेरे सामने ऑप्शन डाल दा चिकपी और सेसमे, मैं कंफ्यूज हो जाता भाई, और एज यूजुअल आप भी होगे मॉक में या जब बैठोगे कि यार सेसमे होता होगा कि नहीं होता होगा, तिल का तेल या तिल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर आप अजीब अजीब उल्टे सीधे लॉजिक लगाओगे, कोई माता रानी को याद करेगा, कोई अपने देवता को याद करेगा कि कुछ तो बता दो, पर कोई साथ नहीं आता उस समय, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है तो क्या ही कोई याद दिलाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि तुम्हारा दिन अच्छा होगा तो तुम तुक्का मारोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑक्स भी देखने को मिला है, मतलब बैल या सांड, ठीक है। तो ऑक्स देखने को मिला है यहाँ पे, ऑक्स को किस लिए यूज करते थे हम, प्लोइंग के लिए यूज करते थे, ठीक है, प्लॉ किया जाता था, मतलब हल लगाने के लिए यूज करते थे हम इसलिए, ठीक है। तो और जैसे एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपको प्लग्ड फील्ड मिला है, अगला लिखा है देखो वो आर्कियोलॉजिस्ट को, तो प्लॉट फील्ड जो मिला है वो आपका कहाँ से मिला है, आपको कालीबंगन से मिला है, मतलब उसको जब एक्सकेवेट किया था वहाँ यही दिखा कि यार ये खेत है और ऐसे भी नहीं कि बैरन पड़ा हुआ है, पूरा उसमें मतलब लाइनिंग जा रखी है, तो उसका मतलब इसमें हल चलाया गया है, तो आप खुद समझ सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे चीजें चलती थी। कालीबंगन राजस्थान में है, ये अर्ली हड़प्पन लेवल्स की बात कर रहा है। फिर दूसरा चीज आप पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, अगेन एनसीईआरटी में जो भी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने भी फोकस हमेशा एनसीईआरटी पे करा, आपको भी बोलूंगा एनसीईआरटी पढ़ो, मेरे लिए फायदेमंद रही है, आपके लिए भी रहेगी, कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ छूट गया हो। ज्यादा होगा टाइम, जिन पे टाइम होगा वो ये कर सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो कोई भी स्टैटिक बुक अच्छे राइटर की किसी की भी पढ़ लो, ठीक है, जो भी यूपीएससी के नोट्स हैं उनकी पढ़ लो, टॉपर नोट्स मत पढ़ना, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि किसी और के नोट्स मत पढ़ो,
क्योंकि नोट्स उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हैं, क्या पता उन्होंने कैसे लिखा हो। ठीक है, हाँ, अगर किसी टॉपर ने बाद में नोट्स बनाए सिलेक्शन के बाद पूरा बैठ के कि भाई ये वो पढ़ लेना, अगर उनके हैंड रिटन नोट्स वगैरह मत पढ़ा करो, क्योंकि वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। नोट्स अपने अपने खुद के होने चाहिए। ठीक है, वही है कि वो हंस चला बगुले की चाल, और खुद की चाल भी भूल जाओगे फिर, ना तो खुद के नोट्स बना पाओगे ना उनके नोट्स समझ पाओगे। तो हर चीज खुद से करो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फील्ड में ना दो क्यारियां बना रखी, फरोज को बोलते हैं क्यारिया टाइप। ठीक है, तो दो क्यारियां, एक ऐसे और एक ऐसे। जब खेत में दो क्यारियां बना दो आप, तो वहां पर क्या एक ही तरह की क्रॉप लगाते हो कि दो अलग अलग तरह की अलग अलग तरह की क्रॉप लगाते हो? उसे क्या बोला जाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं, उसे इंटर क्रॉपिंग बोला जाता है। ठीक है, मिक्स्ड का ही पार्ट है, बट एग्जैक्ट उसे क्या बोला जाएगा? इंटर क्रॉपिंग बोला जाएगा। तो जब आप ये वाली लाइन पढ़ोगे कि भैया दो फरो हैं और दोनों कैसे टकरा रहे हैं, एट अ राइट एंगल पे टकरा रहे हैं, तो इससे हमको क्या समझ आता है कि यहाँ पर क्या हो रही होगी? आपकी इंटर क्रॉपिंग हो रही होगी। क्या? देयर आर क्लियर एविडेंस फॉर इंटर क्रॉपिंग। ये लिख लेना यहाँ पे, आपको यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग होते हुए दिख जाएगी। ओके, फिर यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हमने फाइंड आउट किए हैं कि भैया कौन से टूल्स होगा, किस तरीके से काम चला होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ सेमी एरिड में जो जगहें थी, सेमी एरिड रीजन जहाँ पे पानी उतना ज्यादा नहीं होता, वहां पर आप देखोगे क्या आपको देखने को मिलेगा? कनाल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन सी जगहों पे कनाल्स आपको देखने को मिलेंगे? तो जैसे शौरतुगही इन अफगानिस्तान एक जगह है, वहां पर आपको कनाल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, बट पंजाब और सिंध वाले इलाके में आपको नहरें देखने को नहीं मिलेंगी। तो हर जगह के हिसाब से कुछ ना कुछ सेलेक्टिव फीचर्स भी हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो कॉमन फीचर्स हैं, मतलब यूनिवर्सल फीचर फॉर हड़प्पन साइट्स। कुछ ऐसे हैं जो सेलेक्टिव फीचर्स हैं, दे वर प्रेजेंट ओनली इन सर्टेन साइट्स। क्लियर? तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, ये पढ़ लोगे ना। जैसे ये इरिगेशन के देखो वेल्स, ये मैंने अलग से इसलिए डाला है क्योंकि एग्जैक्टली धोलावीरा पे क्वेश्चन है। तो इरिगेशन के लिए देखो वेल्स वगैरह, ये धोलावीरा का एग्जैक्ट एक साइट का है। तो देखो, मतलब देखो ब्रिक्स की आज लाइनिंग देख रहे हो, सीढ़ियां देख रहे हो, आज भी इंटैक्ट है। और मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, कब बने होंगे ये? रफ रफ मान लो, सबसे लास्ट टाइम पीरियड भी मान लो तो 1700 BCE में बना होगा। और आज कौन सा चल रहा है? 2026 CE। कितने साल हो गए? खुद लगा लो, कितने हो गए होंगे? 1700 तो वो हो गए, और 2000 ही हो गए, 3700 साल। 3700 साल से देखो ऐसे ही प्रिजर्व्ड है, अभी भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब उस लेवल के पे नहीं। और ये भी समझो कितना ज्यादा वेदरिंग हुई होगी यहाँ पर, है ना, टूट फूट भी हुई होगी, उसके बाद भी देखो इंटैक्ट तो है। अब ये बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आया, बट ठीक है, मॉर्निंग रिचुअल्स करने आए होंगे अपने। एडजॉइन करने के लिए, हाँ बिल्कुल कनाल्स का यूज होगा, क्योंकि देखो पानी कहीं और से ही लाया गया होगा। ये वेल्स हैं या टैंक्स हैं, ऑब्वियस सी बात है पानी कहीं और से लाया गया होगा। हाँ। अच्छा, किससे उनको चिपकाया? यूजुअली जिप्सम का भी देखने को मिलेगा, जैसे जो भी वेल्स हैं आपके, उसके तलहटी पे जिप्सम देखने को मिलेगा। और बीच में वो एक मिक्सचर चिपकाते थे। हाँ, ड्राई मोटर करके जैगरी भी उसमें यूज करते थे, जिप्सम भी कहीं कहीं पे आपको यूज मिलेगा। क्या हो गया भाई, सर क्या ऐसा क्या पता लग गया तुझे हिस्ट्री में जो मुझे नहीं पता लगा अब तक? ठीक है, तो अलग से यहाँ पर वो मोटार वगैरह यूज किया जाता था। क्लियर? तो अगेन वेल्स का, इरिगेशन का यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट साक्ष्य। और ड्रेनेज के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है आपका? उसके साथ साथ ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते थे। सोचो आज के टाइम पे हम नहीं कर पा रहे, ये तब करते थे, कितने पढ़े लिखे थे। ये जो टैंक्स बनाए ना धोलावीरा में, धोलावीरा वर द बेस्ट साइट फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और वो ये चीज करते थे, जब बारिश पड़ती थी तो टैंक बना रखा था, वहां पे पानी आता था, उसको प्रिजर्व करके रखते थे फॉर लॉन्गर टर्म। ठीक है, इसी वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया है। आई थिंक 40th नंबर की साइट है, अगर आप देखोगे जाके तो। मेरे को इतने अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय, तो मुझे एग्जैक्ट याद है कि हाँ भाई 40th साइट थी और ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, चलो ओके, मोहनजोदारो। चलो अब ये सारी चीजें हम एक काम करेंगे कल करेंगे, अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं, आपको कुछ पूछना तो नहीं है इसमें शुरू से अब तक? हाँ भाई बताओ, कुछ पूछना है इसमें? एक बार गो थ्रू कर लो, दोबारा से दिखा देता हूँ। ठीक है,
ये हो गया, क्योंकि इसके बाद फिर ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शॉर्ट में नहीं समझा सकता। सिटाडेल वगैरह मेरे को पूरा, आपको पहले सिटाडेल बताना पड़ेगा, वेस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड तो पूरा ही समझाना पड़ेगा, और मोहनजोदारो का पूरा कल्चर समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, उसे कल ही करेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, तो ट्राई करना, गुटली मत मारना यार, वरना बेस्ट टॉपिक छोड़ दोगे तुम अपना। ठीक है, देख लो इसमें और कुछ। ये देखो बालाकोट, सुना भी होगा, फिलहाल में भी सुना होगा बालाकोट वगैरह आपने। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट्स? पक्का?